क्या हो अगर मैं कहूँ कि अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जैसे जो दिमागी बीमारियां हैं ना, उनकी शुरुआत 70 या 80 साल की उम्र में नहीं होती। हम्म ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या हो? क्या हो अगर मैं कहूं कि असल में ये जो डैमेज है वो तब शुरू होता है जब उम्र 40 या 50 के आसपास होती है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। सच कहूँ तो ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच्चाई है। मतलब हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि ब्रेन हेल्थ या मस्तिष्क का स्वास्थ्य है कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में रिटायरमेंट के बाद सोचना चाहिए, लेकिन साइंस सब कुछ और ही कह रहा है। बिल्कुल। और यही आज के हमारे इस द डीप डाइव का मिशन भी है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, आलेखताना की लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्लास के नोट्स और साथ ही द न्यूरो फ्रेमवर्क का एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस। हाँ, और ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकना कोई बुढ़ापे का काम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के लिए एक बायोलॉजिकल बफर तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली और सोर्सेज में जो डेटा है ना, वो सच में हमारा नजरिया बदल देता है। देखो, जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग है वो ये कि एमिलॉइड प्लैक और ताउ टैंगल्स, जो अल्जाइमर्स के मेन बायोलॉजिकल ड्राइवर्स होते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल वही, उनका दिमाग में जमा होना लक्षण दिखने से लगभग 20 साल या उससे भी अधिक समय पहले शुरू हो जाता है। वेट, 20 साल पहले? मतलब अगर किसी को 70 की उम्र में मेमोरी लॉस के लक्षण दिख रहे हैं तो उसके दिमाग में ये पैथोलॉजी 50 की उम्र में ही शुरू हो चुकी थी, या शायद 45 की उम्र में ही। इस दौरान को साइलेंट विंडो कहा जाता है। साइलेंट विंडो। हाँ, इस दौरान दिमाग के अंदर एक खामोश तबाही मच रही होती है, लेकिन बाहर से इंसान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। मतलब वो अपना जॉब कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारी युवा और मध्य आयु का समय ही असल में बचाव की असली खिड़की है। एग्जैक्टली क्योंकि जब तक मेमोरी लॉस का डायग्नोसिस होता है ना, तब तक डैमेज इतना ज्यादा हो चुका होता है कि उसे रिवर्स करना लगभग नामुमकिन होता है। सच कहूं तो ये साइलेंट विंडो का कॉन्सेप्ट थोड़ा डरावना तो है, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक उम्मीद भी देता है। बिल्कुल देता है। मतलब हमारे पास कुछ करने के लिए पूरे 20 साल का समय है। तो सवाल यह है कि इस 20 साल में ऐसा क्या किया जाए कि हम अपना बचाव कर सकें। सोर्स में कॉग्निटिव रिजर्व नाम की एक टर्म बार बार आती है। इसका इस 20 साल की खिड़की से क्या कनेक्शन है? तो कॉग्निटिव रिजर्व को ना हम एक ब्रेन बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि न्यूरॉन्स आमतौर पर दोबारा नहीं उगते। राइट, जो ब्रेन सेल्स एक बार नष्ट हो गए वो वापस नहीं आते। हाँ, लेकिन दिमाग की सेहत इस बात से तय नहीं होती कि न्यूरॉन्स की गिनती कितनी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उन न्यूरॉन्स के बीच मौजूद एक्सोनल कनेक्शंस की डेंसिटी कितनी है। ओके, तो अगर नए सेल्स नहीं बन रहे हैं तो ये कनेक्शंस कैसे काम कर रहे हैं? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए होता है। भले ही सेल नया ना हो, लेकिन एक सिंगल सेल या न्यूरॉन अपने आसपास के दूसरे न्यूरॉन्स के साथ लगभग 30,000 तक नए कनेक्शंस बना सकता है। 30,000 एक सेल? हाँ, जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, नई भाषा पढ़ते हैं या कोई मुश्किल मेंटल टास्क करते हैं, तो हम फिजिकली ये नए कनेक्शंस ग्रो कर रहे होते हैं। ये एक तरह की बायोलॉजिकल रिडंडेंसी है। समझ रही हूँ। तो अगर उम्र या उन एमिलॉइड प्लैक की वजह से कुछ कनेक्शंस टूट भी जाएं, तो भी दिमाग अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन भेजने के हजारों दूसरे रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये बिल्कुल किसी बड़े शहर के ट्रैफिक सिस्टम जैसा लगता है। हाँ, कैसे? देखिए, मान लीजिए शहर में सिर्फ एक ही मेन रोड है। अब अगर उस सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? पूरा शहर जाम हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। और वो मेन रोड आपका वो न्यूरॉन है जिसके पास कोई बैकअप कनेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने उस शहर में पहले से ही हजारों बाईपास, छोटी गलियां और अंडरपास बना रखे हैं, यानी वो 30,000 एक्सोनल कनेक्शंस, तो ट्रैफिक रुकेगा नहीं। हाँ, अगर मेन रोड पर एमिलॉइड प्लैक का ट्रैफिक जैम लग भी जाए तो गाड़ियां बस दूसरी गली से निकल जाएंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई रास्ता ब्लॉक है। ये एनालॉजी एकदम
आपसे बिल्कुल सटीक बैठती है। इनफैक्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि कुछ लोगों के दिमाग में अल्जाइमर्स की पैथोलॉजी यानी प्लैक और टैंगल्स भारी मात्रा में मौजूद थी। ओह वाओ। हाँ, फिर भी मरते दम तक उनमें डिमेंशिया का कोई लक्षण नहीं दिखा। उनका कॉग्निटिव रिजर्व यानी वो बाईपास सड़कें इतनी घनी थी कि बीमारी के डैमेज को उन्होंने पूरी तरह छुपा लिया। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये बाईपास सड़कें बनानी कैसे हैं? हमारे जो आज के सोर्सेज हैं वो न्यूरो मेंटेनेंस सिस्टम की बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे 5 पिलर्स में बांटा गया है। राइट। एन से न्यूट्रिशन, ई से एक्सरसाइज, यू से अनवाइंड, आर से रेस्टोरेटिव स्लीप और ओ से ऑप्टिमाइज। और इस फ्रेमवर्क की खूबी ये है ना कि ये आइसोलेशन में काम नहीं करता। ये पांचों पिलर्स एक दूसरे के साथ मिलकर उस साइलेंट विंडो में डैमेज को कम करते हैं। तो चलिए पहले न्यूट्रिशन और ओ को डिकोड करते हैं, फिर उन बातों पर आएंगे जो सच में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हैं। जरूर। तो न्यूट्रिशन में सोर्स प्लांट बेस्ड डाइट पर बहुत जोर दे रहा है। क्यों? मतलब हम सब जानते हैं कि सब्जियां खानी चाहिए, तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका ब्रेन के एक्सोनल कनेक्शन से क्या सीधा लिंक है? लिंक बहुत ही मैकेनिकल है। देखो, जब दिमाग काम करता है तो बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब? इसको आप एक इंजन के धुएं की तरह समझ लीजिए। अब प्लांट बेस्ड डाइट, खासकर बेरीज, नट्स और हरी पत्तियों, इनमें पॉलीफिनॉल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं? ये पॉलीफिनॉल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं और सीधे तौर पर उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। वही स्ट्रेस जो उन नए बन रहे कनेक्शंस को डैमेज कर सकता है। अच्छा, मतलब ये पॉलीफिनॉल्स उन नई बाईपास सड़कों की मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो उन्हें टूटने से बचाते हैं। और ओ यानी ऑप्टिमाइज, इसका मतलब है मेंटल चैलेंजेस लेना। लेकिन किस तरह के चैलेंजेस? क्या दिन भर अपने फोन पर सोशल मीडिया के आर्टिकल्स पढ़ना ऑप्टिमाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। पैसिव कंजम्पशन से कोई नए कनेक्शंस नहीं बनते। ऑप्टिमाइज का मतलब है एक्टिव मेंटल स्ट्रेन। एक्टिव स्ट्रेन? हाँ, कोई ऐसा काम जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, जैसे कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब आप मेंटली स्ट्रगल करते हैं तभी न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलता है कि उन्हें नए डेंड्रेटिक स्पाइन्स ग्रो करने की जरूरत है। ठीक है, तो डाइट और मेंटल स्ट्रेन से सड़कें बन रही हैं और मेंटेन हो रही हैं। ये लॉजिक समझ आता है। लेकिन अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ जिसने मुझे इस सोर्स को पढ़ते हुए सच कहूँ तो सबसे ज्यादा शौक आया। यानी एक्सरसाइज की बात कर रही हैं आप? हाँ, यानी एक्सरसाइज। सोर्स क्लेम कर रहा है कि पैरों की ताकत और दिमाग का सीधा संबंध है। इसमें लिखा है कि लेग एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स करना अल्जाइमर्स के खतरे को 47% तक कम कर सकता है। हाँ, ये डेटा बहुत लोगों को चौंका देता है। मुझे सच में थोड़ा स्केप्टिकल होने दीजिए। क्या सच में? मतलब 47% पैरों की कसरत से एक ब्रेन डिजीज रुक रही है? ये कनेक्शन मुझे बहुत ही अजीब और थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ लग रहा है। मेरे पैरों की मसल्स का मेरी ब्रेन केमिस्ट्री से क्या लेना देना है? मैं समझ सकता हूँ कि ये पहली नज़र में अजीब लगता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ना प्योर बायोलॉजी और एवोल्यूशन पर टिका है। कैसे? हम आमतौर पर ब्रेन को बॉडी के टॉप पर बैठा एक अलग ऑर्गन मानते हैं, लेकिन ब्रेन एक बहुत ही एनर्जी हंग्री मशीन है। इसको काम करने के लिए लगातार भारी मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो तो ब्लड के जरिए मिलता है। बिल्कुल। अब हमारे पैर कोई साधारण अंग नहीं है, वो ब्रेन के लिए प्राइमरी पंप का काम करते हैं। वेट, प्राइमरी पंप? लेकिन ब्लड पंप करने का काम तो हार्ट का है ना? हाँ, हार्ट ब्लड को धकेलता जरूर है, लेकिन जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या स्क्वाट्स करते हैं तो हमारे पैरों की जो बड़ी मसल्स हैं वो ग्रेविटी के खिलाफ एक सेकेंडरी पंप की तरह काम करती हैं। अच्छा। वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को बहुत फोर्स के साथ सीधे ब्रेन की तरफ ऊपर फेंकती हैं। लेकिन देखो, बात सिर्फ ब्लड फ्लो की नहीं है। तो फिर वो 47% वाला डेटा कैसे एक्सप्लेन होता है? जो चीज उस डेटा को एक्सप्लेन करती है वो है ब्लड के साथ जाने वाले कुछ खास केमिकल्स। जब पैरों की बड़ी मसल्स भारी काम करती हैं तो वो ब्लड में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर और GDNF जैसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती हैं। ओह,
हम ये BDNF टर्म बहुत सुनते हैं फिटनेस स्पेस में। इसको ब्रेन के लिए खाद या फर्टिलाइजर कहा जाता है, लेकिन ये असल में ब्रेन के अंदर जाकर कर क्या रहा है? ये 29,000 कनेक्शंस को कैसे अफेक्ट करता है? अगर हम इसको सेल्यूलर लेवल पर देखें तो BDNF कोई जादू नहीं है, ये बस एक मॉलिक्यूलर ट्रिगर है। मतलब जब BDNF ब्लड के जरिए ब्रेन में पहुंचता है तो ये न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है और ये न्यूरॉन के अंदर एक केमिकल कैस्केड शुरू करता है जो न्यूरॉन को मजबूर करता है कि वो नई शाखाएं निकाले। यानी बिना BDNF के अगर मैं बस पजल सॉल्व करती रहूं तो क्या होगा? तो आप कितनी भी पजल सॉल्व कर लें, वो नए कनेक्शंस उतने मजबूत नहीं बनेंगे। पैरों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से BDNF का एक बहुत बड़ा डोज सीधा ब्रेन में जाता है। माय गॉड, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है ना? इसीलिए डेटा दिखाता है कि सिर्फ लेग स्ट्रेंथ मेंटेन रखने से ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ता है और अल्जाइमर्स का रिस्क लगभग आधा हो जाता है। मतलब जिम में जो लेग डे होता है वो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, वो लिटरली हमारे ब्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही समझे आप। तो चलिए, हमने एक्सरसाइज के पंप से BDNF ब्रेन में भेज दिया, नई बाईपास सड़कें बन गई, न्यूट्रिशन से हमने उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम कर दिया। लेकिन अगर ये सब चीजें रिजर्व बढ़ा रही हैं तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो इसको वापस कम कर रहा होगा। मेरा मतलब है, अगर ये कॉग्निटिव रिजर्व इतनी आसानी से बन सकता है तो फिर लोगों को डिमेंशिया हो क्यों रहा है? वो कौन सी चीज है जो इन नई बनी सड़कों को तोड़ रही है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है और यही हमें न्यूरो फ्रेमवर्क के अगले हिस्से यानी अनवाइंड की तरफ ले जाता है। अनवाइंड अभी रिलैक्स करना? हाँ, क्योंकि इन सड़कों को तोड़ने वाला जो सबसे बड़ा विलन है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। हम सब जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, और ये भी सुना है कि इसका असर हमारे हिपोकैम्पस पर पड़ता है जो हमारी मेमोरी का सेंटर है। लेकिन सोर्स इस बारे में क्या नया बता रहा है? ये कॉर्टिसोल फिजिकली उन कनेक्शंस को कैसे तोड़ता है? तो सोर्स ना इसके मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में समझाता है। देखो, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस बुरा नहीं है, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस या डेडलाइन का। हाँ वो ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है, जैसे रोज ऑफिस का टेंशन या फाइनेंस की चिंता, तो कॉर्टिसोल का लेवल लगातार हाई रहता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक मतलब जहर का काम करता है? बिल्कुल। और इस बचाव के लिए न्यूरॉन्स अपने उन डेंड्रिटिक कनेक्शंस को सिकोड़ना शुरू कर देते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। वेट, वो खुद ही अपने कनेक्शंस कम कर देते हैं? हाँ, वो खुद को ओवर स्टिमुलेशन से बचाने के लिए अपने रिसेप्टर्स को बंद कर लेते हैं। सोर्स इसको मेमोरी इनकोडिंग गेट्स का बंद होना कहता है। ओह, तो अगर कॉर्टिसोल हाई है तो हिपोकैम्पस ने अपने दरवाजे एकदम बंद कर लिए हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप कितना भी फोकस कर लें, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं होगी। और क्या इसका असर उन बाईपास सड़कों पर भी पड़ता है जो हम BDNF से बना रहे थे? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गेट्स बंद होते हैं ना, तो वो नए बाईपास बनने की पूरी प्रोसेस ही रुक जाती है। ये तो बहुत बुरा है। मतलब आप पैरों की कसरत से कितना भी BDNF भेज रहे हों, लेकिन कॉर्टिसोल उस BDNF के इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये लॉजिक तो सच में बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप स्ट्रेस में रहकर कोई भी कॉग्निटिव रिजर्व नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्ट्रेस के अलावा वो फिजिकल कचरे का क्या, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो एमिलॉइड प्लैक। अगर स्ट्रेस उन सड़कों को सिकोड़ रहा है तो ये जो प्लैक कचरे की तरह जमा हो रहे हैं, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए? और यही चीज हमें इस फ्रेमवर्क के आखिरी और शायद सबसे क्रूशल पिलर पर लाती है, R, रेस्टोरेटिव स्लीप। ठीक है, लेकिन स्लीप का काम तो सिर्फ बॉडी को रेस्ट देना होता है ना? यही तो गलतफहमी है। स्लीप का काम सिर्फ रेस्ट देना नहीं है, ये एक हेवी ड्यूटी वॉशिंग साइकिल है ब्रेन के लिए। वॉशिंग साइकिल मतलब सफाई? हाँ, अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो इमेजिन कीजिए कि दिन भर आपका जो जागता हुआ दिमाग है वो एक बहुत ही वाइल्ड पार्टी की तरह है। ओके, वाइल्ड पार्टी। हाँ, न्यूरॉन्स लगातार फायर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट पैदा होता है। जैसे किसी वाइल्ड पार्टी के बाद वो प्लास्टिक के कप्स और खाली बोतलें जमा हो जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही। और ये जो वेस्ट है, यही एमिलॉइड बीटा प्रोटीन है।
तो इसका मतलब जब तक हम जाग रहे हैं पार्टी चल रही है और कचरा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, अब रात होती है, पार्टी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा? अब सफाई कर्मचारियों को अंदर आना है। ब्रेन के अंदर इस सफाई कर्मचारी का नाम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ग्लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन इसमें एक कैच है। ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब आप डीप स्लीप या रिस्टोरेटिव स्लीप में जाते हैं। तो क्या होता है डीप स्लीप में? जब आप गहरी नींद में होते हैं ना, तो आपके ब्रेन के सेल्स फिजिकली लगभग 7% तक सिकुड़ जाते हैं। वेट, सेल्स फिजिकली छोटे हो जाते हैं? हाँ, उनके बीच की जो खाली जगह है वो बढ़ जाती है और फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लहरें आती हैं और इन खाली जगहों से बहुत तेजी से गुजरती हैं, जैसे किसी सड़क को हाई प्रेशर पाइप से धोया जा रहा हो। वाओ! ये फ्लूइड दिन भर के उस एम्युलेट कचरे को ब्रेन से धोकर सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, जहां से लिवर उसे साफ कर देता है। तो अगर मैं रात में सिर्फ 4 या 5 घंटे की कच्ची नींद ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने उन सफाई कर्मचारियों को अपना काम पूरा करने ही नहीं दिया। उन्होंने बस आधी पार्टी साफ की और आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। और नतीजा ये होता है कि वो एमिलॉइड प्रोटीन रूपी कचरा अगले दिन भी वहीं पड़ा रहता है। हाँ, और अगली रात फिर नींद पूरी नहीं हुई तो नया कचरा भी उसी में जुड़ गया। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है। जब ये सिलसिला हफ्तों, महीनों और सालों तक चलता है तो वो कचरा जमा होकर सख्त प्लैक बन जाता है। और वो प्लैक उन नई बाईपास सड़कों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। एग्जैक्टली। यही वो साइलेंट तबाही है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। मतलब हम अल्जाइमर्स को अक्सर एक जेनेटिक बदकिस्मती मानते हैं, लेकिन ये सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 20 साल की वो जो साइलेंट विंडो है वो असल में हमारे रोज के छोटे छोटे चॉइसेस का नतीजा है। बिल्कुल। और ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे, ब्रेन हेल्थ अब किसी दूर फ्यूचर की चिंता नहीं है। ये हमारी रोज की बायोलॉजी और बिहेवियर का हिस्सा है। ये कहा जा सकता है कि जेनेटिक्स सिर्फ गुण को लोड करते हैं, लेकिन ट्रिगर हमारा लाइफस्टाइल दबाता है। बहुत ही सही बात कही आपने। अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखें तो देखिए, हमारे पैर उस खाद यानी BDNF को पंप कर रहे हैं जिससे नया कॉग्निटिव रिजर्व बनता है। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन उस रिजर्व को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। फिर मेंटल स्ट्रेन उन कनेक्शंस को और घना बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रॉनिक स्ट्रेस उस पूरे प्रोसेस को हॉल्ट कर देता है और अधूरी नींद उस कचरे को जमा होने देती है जो अंततः सब कुछ तबाह कर देगा। ये एक बहुत ही डेलिकेट लेकिन बहुत पावरफुल इकोसिस्टम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इकोसिस्टम का कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम अपनी आदतों से उस 20 साल के टाइमर को या तो स्लो कर सकते हैं या पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया है जो इन सोर्सेस से थोड़ा आगे जाता है, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर थोड़ा सोचें। हाँ, वो क्या है? हमने देखा कि एवोल्यूशन के लाखों सालों में नेचर ने हमारे शरीर को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया था। हाँ। लगातार चलने और दौड़ने के लिए, स्ट्रेस से लड़कर तुरंत रिलैक्स होने के लिए, और सूरज ढलने के बाद एक गहरी नींद लेने के लिए। हमारे ब्रेन का ये जो ग्लिम्फेटिक सफाई सिस्टम है और BDNF पंपिंग सिस्टम है वो उसी एवोल्यूशनरी लाइफस्टाइल पर टिका है। बात तो सही है। लेकिन आज हम दिन के 10 घंटे कुर्सी पे बैठते हैं, मतलब पंप पूरी तरह बंद है। हम स्क्रीन्स के सामने 24 घंटे क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब मेमोरी गेट्स बंद है, और हम रात को 6 घंटे भी ठीक से नहीं सोते, मतलब सफाई बंद है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी ये मॉडर्न स्क्रीन ड्रिवन और बैठे बैठे काम करने वाली जो लाइफस्टाइल है वो सिर्फ हमें थका ही नहीं रही है, बल्कि क्या ये मानव मस्तिष्क के उन बुनियादी एवोल्यूशनरी सेफ्टी नेट्स को ही हमेशा के लिए बदल रही है जिन्हें नेचर ने हमें बचाने के लिए बनाया था? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर न सिर्फ हमें बल्कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत डिटेल में सोचना होगा। बिल्कुल। और इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को, इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आज। हाँ, आज जो भी बात हुई है
वो सिर्फ थियोरी नहीं है, वो कल सुबह उठकर लिए जाने वाले आपके फैसलों का बेसिस हो सकती है। तो बस सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे ज़रूरी अपने दिमाग का वो बैंक अकाउंट भरते रहिए। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।